गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज जो है आप लोग का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने क्या क्लियर किया था, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैंने बोला था इस पूरे चैप्टर के अंदर इसी का खेल है, प्रेशर का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था आपका किसमें, पहले वीडियो में। ठीक है, पहले लेक्चर में। अब देखिए दूसरे वीडियो में क्या है। आज मुझे ये आपको बताना था कि मैटर के बेसिकली कितने फेज होते हैं। अगर कोई पूछे मैटर के कितने फेज होते हैं तो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन होते कितने फेज हैं टोटल? 5। बेसिकली 3 का हम इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन होते कितने फेज हैं? 5। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक सुपर हीटेड और एक सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और सुपर हीटेड को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो 5 इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये चीज मैं क्लास 9th में भी पढ़ाता हूँ, ये मैं क्लास 10th में पढ़ाता हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। कई बच्चे बोलते हैं कि सॉलिड्स के, मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, तो बच्चे खड़े होकर बोलते हैं सर डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, वेरी हार्ड, वेरी हाई डेंसिटी। अरे बुर्बक, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैं ये बहुत बढ़िया से क्लास 9th का एक वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है। ठीक है, तो उसमें ये है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी उस चीज को लास्ट में, आप क्लास 11th में है तो ये एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, इनका डेफिनेशन तो आपको पता हो। इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, इनका डेफिनेशन। चलिए, तो शॉर्टकट में मैं उसको समझाऊंगा क्योंकि आज मुझे न्यूमेरिकल लगवाना है, तो शॉर्टकट में वो समझाऊंगा और एक लॉ पढ़ाऊंगा, बॉयल्स लॉ। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। बहुत आसान तरीके से मैं उस लॉ को समझाऊंगा और उस पर खटाखट न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, देखते रहिए। तो चलिए, मैटर के बेसिकली कितने फेज होते हैं ये आप 11th में, इसे थोड़ा फास्ट चलूंगा, बहुत डीप डिटेल में आपको समझना होगा तो 9th क्लास का वो वीडियो जाके देख लीजिएगा जो मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, एक आपका होता है सॉलिड, एक आपका होता है लिक्विड, एक आपका होता है गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और एक आपका होता है सुपर हीटेड और एक होता है सुपर कूल्ड। ठीक है, एक आपका हो गया सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और एक आपका होता है, देखिए स्पेस कम बचा है तो नीचे करके लिख दे रहा हूं, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट, इसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेस नहीं, बोस, EINSTINE, देख लेना, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट होते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये 5 होते हैं, सुपर कूल्ड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और सुपर हीटेड स्टेट। इनकी डेफिनेशन किस बेसिस पर दी जाती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। अब बात है इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, तो नाम पे जाओ। इंटर माने बीच में, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के, फोर्स माने ताकत, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली ताकत को ही बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, अगर ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच का बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल कस के एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे और दैट स्टेट इज नोन एज सॉलिड। तो सॉलिड की डेफिनेशन कोई पूछे बच्चा तो आप बोलेंगे इफ द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज वेरी, इफ द इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह होती है, गैप होता है, बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। एग्जांपल आप जान ही रहे हैं, प्रॉपर्टी आप जान ही रहे हैं। लिक्विड इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। गैस इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, मॉलिक्यूल उड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, आपस में कोई प्यार मोहब्बत उनके होता ही नहीं। और स्पेस बहुत ज्यादा होता है। घर में आप अपने मटन पकाइए, पड़ोसी भी जान जाता है कि आपके घर मटन बन रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल उड़ते हुए उसके घर में भी चले जाते हैं। बात आई सर ये क्या है और ये क्या है, ये दो आपको समझना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप जान ही रहे हैं। बात आई सर ये क्या है और ये क्या है, सुपर कूल्ड स्टेट क्या है और सुपर हीटेड स्टेट क्या है। तो ये बताओ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोई एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया सॉलिड HCl, क्या ले लिया, सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फिर कहेंगे सर हम तो लैब में देखे हैं लिक्विड होता है। अरे क्या जो लिक्विड होता है वो कभी सॉलिड में नहीं कन्वर्ट होता है क्या? ठंडा कर दो सॉलिड हो जाता है, पानी को ठंडा कर दीजिए सॉलिड हो जाता है, आइस बन जाता है, गर्म कर दीजिए भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। तो खेला हीट का है, किसका खेल है? हीट का और प्रेशर का। गैस के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा दिए, लिक्विड बन जाता है। आप देखते होंगे गैस को लिक्विफाइड करके पेट्रोलियम गैस बनाया जाता है, इसीलिए सिलेंडर पे लिखा होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का असर पड़ता है स्टेट बदलने पर। अच्छा, सॉलिड HCl को जब आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, तो ये क्या बनाएगा, लिक्विड HCl, और हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा बताओ बच्चा, गैस HCl। इसको और हीट कर दो, और जब तुम सॉलिड HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट करोगे तो HCl का एक मॉलिक्यूल, उसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, उसके ऊपर तीसरा, नीचे चौथा, ऐसे कई लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल चिपके हुए होंगे। जब तुम उसको हीट करोगे तो उनके बीच का फोर्स कम होगा और मॉलिक्यूल बहने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अगर इसको तुम और हीट कर दिए तो HCl का भाप बनकर उड़ने लगेगा, मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाएगा और उसको बोलते हैं क्या, गैस HCl। अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, बदमाशी कर रहे हो तुमने इसको और गर्म कर दिया, जब तुम इसको और गर्म करोगे, गैस HCl को पकड़ के, गैस के मॉलिक्यूल को पकड़ के किसी कंटेनर में इकट्ठा करके, हाथ से नहीं पकड़ना है, उसका प्रोसेस है, किसी बर्तन में जिसमें लिक्विड है उसको गर्म करो, उसके ऊपर कुकर की तरह सीटी लगी होगी, पाइप लगा के दूसरे कंडेंसर में उसको ठंडा, दूसरे कंडेंसर में उसको इकट्ठा कर लो, ठंडा मत करो फिर से लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। उसको तुम गर्म करो, जब गर्म करोगे तो ये इनके बीच का बॉन्ड, HCl का स्ट्रक्चर होता है, ये शायद आप जानते होंगे, सिंगल बॉन्ड, देखिए बीच में, जब इसको गर्म करोगे तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, क्योंकि अब तक जो तुम हीट दे रहे थे वो किस पर असर डाल रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। अब जो तुम हीट दोगे अब वो किस पर असर डालेगा, बॉन्ड को तोड़ने पर, क्योंकि अब तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, तो ये टूट जाएगा, HCl टूट जाएगा और देगा H+ और Cl-। जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बच्चा, आयंस में, तो इसी को बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट, शॉर्ट में लिखा हूं, जगह कम है। सुपर हीटेड स्टेट या प्लाज्मा स्टेट, कोई पूछे प्लाज्मा स्टेट में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, बोलना 0, मॉलिक्यूल कहां है, वहां तो आयन है। उल्टा सोचिए, उल्टा, जब हम इस HCl को, H+ और Cl- को ठंडा करेंगे, ठंडा, अब तक हम हीट दे रहे थे, अब हम ठंडा कर रहे हैं, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो H+ Cl कंबाइन होकर क्या बना लेगा, गैस HCl। हमने गैस HCl को पकड़ के और ठंडा कर दिया, प्रेशर भी लगा सकते हैं, और ठंडा कर दिया, इसके मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ठंडी में लोग चिपक जाते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, एक चर्चा लोग से जाते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये और पास आएंगे, क्या बन जाएगा, लिक्विड HCl। हमने इसको और ठंडा किया, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड HCl। जब ठंडा कर रहे थे तो बताइए, देखिए एरो उल्टा बना दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं कूल, ठंडा का नहीं कोई इस तरह का साइन होता है, तो C माने कूल बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भुला मत जाइएगा, C माने कूल। तो बताओ ठंडा करने पे क्या कम हो रहा है लगातार, वॉल्यूम। मैंने क्यों नहीं पानी का एग्जांपल लिया, क्योंकि आइस का वॉल्यूम वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए नहीं लिया एग्जांपल। तो लोग 9th वाले मैंने पानी का एग्जांपल लेके समझा दिया था, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि आइस का वॉल्यूम तो ज्यादा होता है, आइस तो पानी के ऊपर तैरता है, वो अलग उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब तुम ठंडा कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले गैस था इतने ज्यादा में, फिर और कम होकर लिक्विड हो गया, और कम होकर सॉलिड हो गया। जब तुम सॉलिड को और ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल और पास आएगा, और ठंडा करोगे और पास आएगा, और ठंडा करोगे और पास, घुस जाएगा एक दूसरे के अंदर, और एक समय ये तो वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक समय आएगा वॉल्यूम कम होते होते लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं सुपर कूल्ड स्टेट, HSCS, सुपर कूल्ड स्टेट। यहां पर वॉल्यूम लगभग क्या हो गया बच्चा, वॉल्यूम लगभग क्या हो गया, 0 हो गया। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जहन में बिठा लो, अनुमान लगाया गया। लोग कहते नहीं बड़े पतले होते जा रहे हो, ऐसे ही रहोगे तो एक समय आएगा खत्म हो जाओगे। लोग कहते नहीं ऐसे एक दूसरे को, कोई आदमी पतला होता रहता है, कमजोर होता रहता है, लोग कहते नहीं ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 साल में खत्म हो जाओगे, अनुमान लगाता है आदमी। तो प्रैक्टिकली यहां पहुंच पाना संभव नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर किसी का टेम्परेचर कम करते -273.15 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए, -273.15 कर दिया जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि आप अपने घर में फ्रीजर में डाल के लगे उसका टेम्परेचर कम करने। अब फ्रीजर की बहुत कैपेसिटी उड़ के होती होगी -2 -4, बस
घर के फ्रीजर की, बड़े बड़े फ्रीजर आते हैं वो -50 -100 तक चले जाते हैं, लेकिन -273.15 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएंगे। और अगर चले गए तो वो चीज ही गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड क्या, सुपर कूल्ड स्टेट। यस सी यस। अच्छा, यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कई लोग खाली 273 लिखते हैं, वो भी सही है, 0.15 को अप्रॉक्स में छोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इसी पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, और एक और जान दो, जीरो केल्विन, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, दिख रहा है, हल्का चल रहा है तो इसी लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए जीरो केल्विन, ये जीरो है, ओके मत समझना, जीरो केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला है। -273.15 से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। इतने पर सामान्य ही आदमी ही खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा अगर ब्रह्मांड का टेम्परेचर ये हो जाए। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ये माना गया, अनुमान लगाया गया, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसी को बोलते हैं जीरो केल्विन। यही रीजन है कि जब हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देते हैं, 0.15 को नेग्लिजिबल मान लिया गया है। जैसे मान लो अगर बोल दे 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 273 जोड़ दो, 373 केल्विन। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा दो। तो ये तो आप 9th में पढ़े होंगे, कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस का केल्विन में और केल्विन का डिग्री सेल्सियस में। और क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के आखिरी वीडियो में भी मैंने बताया है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। लास्ट वीडियो जो दिया हूं उसी में बताया। तो ये आपका क्लियर हुआ, ये पांचों स्टेट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, सुपर कूल्ड स्टेट, केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। प्रेशर का भी असर पड़ता है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेस करके हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस करके हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैटर के कितने फेज होते हैं बच्चा, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तीनों हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है केवल लिक्विड और गैस। पहले पढ़ेंगे गैस और फिर पढ़ेंगे लिक्विड। बात है सर सॉलिड क्यों नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 12 में जब जाओगे क्लास 12th में तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। और इन दोनों के बारे में फिलहाल जो आज मैंने बता दिया इतने काफी है, इससे ज्यादा खोजने और जानने की जरूरत नहीं है। आखिरी तक बने रहिएगा, अभी आएगा बॉयल्स लॉ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गैस, और गैस के ऊपर कई साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना लॉ दिया, उसमें से एक लॉ बताऊंगा बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ पर धमाकेदार न्यूमेरिकल आप लोग को लगवाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, और सारी डेफिनेशन जो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोला उसको नोट कर लीजिएगा, सब बोर्ड पर लिखा नहीं है। देखिए, तो ये तो गैस के बारे में हमको पढ़ना है। किसी भी गैस की जैसे अगर कोई पूछे मेरी प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, तो प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं, लोग बोलते हैं लंबा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, सांवला है। लेकिन किसी गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना हो, किसी गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, तो आप ये नहीं बोलते हैं लंबा है, मोटा है, काला है। गैस के बारे में कैसे आप ये बोलेंगे, ठीक है। तो गैस के बारे में आप ये बोलेंगे कि गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो आप उस गैस का टेम्परेचर बता दो, उस गैस का प्रेशर बता दो, उस गैस का वॉल्यूम बता दो, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो क्या चीज क्लियर करोगे, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आपको बताना है जब भी किसी गैस की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सबसे पहला लॉ गैस के ऊपर आया, किसने दिया, बॉयल। बॉयल BOIL नहीं, स्पेलिंग देखिए यहाँ लिखी हुई है BOYLE', बॉयल्स लॉ। क्या कहता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, मतलब किसी गैस का एक फिक्स्ड मास गिवन हो, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या इनवर्सली है, वॉल्यूम। ध्यान देना, वॉल्यूम इनवर्सली है किसके, प्रेशर के। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वॉल्यूम इनवर्सली है किसके, प्रेशर के। ये बॉयल लॉ केवल एक गैस पे एप्लीकेबल है, एक टाइम पर एक गैस पे। किसी गैस का अगर कोई मास दिया हुआ है 10 ग्राम और उस समय उसका वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली होगा। अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे
तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यही सेम चीज आप प्रेशर के साथ भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखिए, कैसे लिखेंगे, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इनवर्सली का साइन ये होता है, ठीक है। ये हटाओगे क्या आएगा, एक कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू K1/V। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K। देखिए एक सेकंड डेफिनेशन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, K का मतलब होता है कांस्टेंट, और P का मतलब क्या होता है, प्रेशर, और V का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन है, भाई बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब डॉट है ना, मतलब मल्टीप्लाई है। तो प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गैस। बॉयल ने क्या कहा कि द प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो एक डेफिनेशन ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन ओरली मैं बोल रहा हूं, उसको नोट करिए। देखो मैं बोल रहा हूं, आराम से सुन लो। द वॉल्यूम ऑफ ए, ऐसे लिखोगे, द प्रेशर, ऐसे लिखोगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिर से बोल रहा हूं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको लिख लोगे, द प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं, इस के को ही बोलते हैं बॉयल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, BOYLE, बॉयल कांस्टेंट, बॉयल कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कहीं पर मैंने लिख दिया प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर के, ये फार्मूला पढ़े हो, अभी यही पढ़े हो। अगर मैं प्रेशर ले लूं 1 ATM, आप किसी में भी ले सकते हैं। अब ATM मत पूछना क्या है, एक वीडियो ही बनाया हूं यूनिट पे, ATM बार जे में मन करे वो मिल लो। तो वॉल्यूम आपने ले लिया, वॉल्यूम आया आपका 100 लीटर, तो यूनिट में लिख रहा हूं, तो के ये क्या आएगा, के की वैल्यू 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही के है 100। अब के हमेशा 100 आना चाहिए उस गैस के लिए, के हमेशा 100 आना चाहिए। अगर मैं प्रेशर बढ़ाकर कर दिया 2, प्रेशर बढ़ गया ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। देखिए वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली है, तो वॉल्यूम ऐसा घटेगा कि दोनों का मल्टीप्लाई फिर से आए 100, ये 100 से घट के 50 हो जाएगा। अगर इसको कर दोगे 5 तो ये घट के हो जाएगा 20, फिर 100 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं इसको बोल दूं बच्चा, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी और ये भी, ये पहले फिर ये, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं P1 इनिशियल प्रेशर, ये क्या हो जाएगा V1, इसको बोल दूं P2 तो ये क्या हो जाएगा V2, इसको बोल दूं P3 तो ये क्या हो जाएगा V3। तो P1 और V1 किसके बराबर है, P2 V2, और ये किसके बराबर P3 V3। देखिए नीचे एक तो फार्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर डैश 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 Pn Vn बराबर K। नहीं समझे, n टाइम्स प्रेशर बढ़ाते रहिए वॉल्यूम घटता रहेगा, प्रेशर बढ़ाते रहिए वॉल्यूम घटता रहेगा। किताबों में आप देखेंगे 2 ठो लिखा रहता है, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, V1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, P2 फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, और इसी पर न्यूमेरिकल आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं फ्रेंड से, इस पूरे को नोट कर लीजिए, डेफिनेशन है, फिर ये लिखेंगे। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, और उसके बाद ये कहानी है, ये फार्मूला निकल के आया। इसको आप नोट करिए, इसके आगे चलते हैं, ग्राफ बताते हैं, और ग्राफ के बाद आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। गैस की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल ने क्या कांस्टेंट किया, टेम्परेचर, और प्रेशर और वॉल्यूम दो बचे ना, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। बॉयल ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, याद रखिएगा। अच्छा आप देखिए, ठीक है, अब जैसे ग्राफ बताना है, क्या बताना है, ग्राफ। तो पहले मैं फार्मूला लिखूं, ये तो P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2, सही है। P1 V1 बराबर P2 V2, यही तो अभी बताया हूं, बराबर के आप पूरा भी लिख सकते हैं, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सही है, ठीक। अच्छा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कितना ग्राफ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप लोग 2 तरह का ग्राफ पढ़े होंगे, एक तो ये वाला ऐसे पढ़े होंगे, इनवर्सली है ऐसे, और एक ये वाला ऐसे पढ़े होंगे, 2 तरह का ग्राफ, ठीक है। इनवर्सली पे एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको दिमाग लगाइए कौन सा ग्राफ कब कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन सा ग्राफ कैसे यूज करना है, ये आपको पता लगाना है।
अच्छा चलिए बताओ, ये एक फार्मूला था, इसको हटाए थे तो क्या लिखे थे, कांस्टेंट आया था P इक्वल टू K1/V। ये तो अगर मैं वॉल्यूम जीरो कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ। अगर मैं वॉल्यूम जीरो कर दूं तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड प्रेशर डिफाइन नहीं हो पाएगा अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए। अभी वही वाली कंडीशन आ गई, वॉल्यूम जीरो किए थे -273.15 पे, और मैंने बोला था प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर वॉल्यूम जीरो करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली हैं और एक को जीरो करने पर दूसरा अनडिफाइंड हो जाए, तो ये वाला ग्राफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कहीं पर भी मिलता ही नहीं है। देखिए कहीं मिलेगा ही नहीं, एक्सिस से कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे दो रेल की पटरियां नहीं मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ देखिए कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। ये देखो कहीं ना कहीं एक्सिस को कट करेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ P ले लूं, यहाँ V ले लूं और वॉल्यूम जीरो करोगे तो प्रेशर की देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। देखो देखो ये जिसको मोटा कर दिया ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। वॉल्यूम जीरो करने पे इतना प्रेशर मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं वॉल्यूम जीरो करोगे तो प्रेशर अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी ये ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाओगे, हाई वाला ग्राफ यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और डायरेक्टली वाला ग्राफ तो आपको आता ही होगा। चलो पहला ग्राफ, अगर मैं यहां पर ले लूं प्रेशर और यहां ले लूं वॉल्यूम, आप यहां वॉल्यूम और यहां प्रेशर ले सकते हैं, यू आर फ्री। तो ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली। इसको फील करो, वॉल्यूम अगर कम है, ये देखो कम है ना, जीरो, ये ओरिजिन पॉइंट है जीरो, वॉल्यूम कम है तो देखो प्रेशर क्या है, ज्यादा है। जहां ग्राफ को कट करे, वॉल्यूम कम था तो प्रेशर इतना था, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा रहा हूं, देखो या इतने से इतना करने जा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो देखो ग्राफ को यहां कट किया तो इसके सीध में ऐसे ले लो, तो प्रेशर देखो पहले इतना था, घट के इतना हो गया, वॉल्यूम इतने से बढ़ के इतना हो गया, प्रेशर इतने से घट के इतना हो गया, वॉल्यूम और बढ़ा दो, वॉल्यूम इतने से इतना हुआ, फिर इतने से इतना हो गया, देखिए इतना हो गया। तो देखो इस ग्राफ को जहां कट किया ये लाइन, प्रेशर देखो यहां से घट के यहां से घट के यहां हो गया। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। यही छोटा सा लिख देना, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर है, सही है। अच्छा क्यों था, कोई तुमसे बोले, दूसरा ग्राफ, कोई तुमसे बोले कि ग्राफ बनाओ प्रेशर में और 1/V में, या कोई बोले ग्राफ बनाओ वॉल्यूम में और 1/P में, जो भी बोले, प्रेशर और 1/V दिख रहा है ना कि सही से 1/V। तो ये तो P जो है V के इनवर्सली था, तो जब V को ही इनवर्स कर दिए 1/V कर दिए तो उसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रेशर 1/V के डायरेक्टली है, प्रेशर V के इनवर्सली है, 1/V के तो डायरेक्टली ही है, लेकिन V के क्या है, इनवर्सली है। तो डायरेक्टली का ग्राफ यही होता है, आप पढ़े होंगे ओरिजिन में, मतलब ये 1/V बढ़ेगा। अब पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे की, अगर 1/V बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, V नहीं बोल रहा हूं, 1/V बढ़े बोल रहा हूं। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये आप जानते रहिएगा हर जगह। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं ऐसे लिखा हो PV और यहां लिखा हो P या V, जो आपकी इच्छा करे, तो ये तो प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ना। अगर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन एक बार इतना आ गया, जीरो से इतना आ गया, तो अब हमेशा इतना ही रहेगा। चाहे तुम प्रेशर बढ़ाओ, घटाओ, मर जाओ, बेहोश हो जाओ, वट एवर यू वांट कर लो, प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ने घटने वाली नहीं। तो इसके पैरेलल ग्राफ बना देंगे ऐसे, प्रेशर चाहे जीरो की बात ही छोड़ो, चाहे इतना रहे, चाहे इतना रहे, चाहे इतना रहे, इतना रहे, इतना, प्रेशर लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीवी की वैल्यू नहीं बढ़ रही। कई बच्चे सोचते हैं कि सर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पी बढ़ेगा, यहाँ पी बढ़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ना चाहिए। क्यों? जब पी बढ़ेगा तो उसी रेशियो में वी घटेगा भी, तो मल्टीप्लिकेशन में बार बार कांस्टेंट आएगा। तो पीवी ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अच्छा अगर पीवी यहां लोगे तो ऐसे ग्राफ जाएगा, y के पैरेलल, यहां लिए हो y एक्सिस पे लिए हो तो x के पैरेलल, और x पे लोगे तो y के पैरेलल। तो ये तीन ग्राफ हो गए। दीज थ्री ग्राफ्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसे को अच्छे से जहन में उतार लेना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, बड़ा है, आंसर एक लाइन में आएगा, ठीक है। अभी मैंने केवल आपको एक लॉ पढ़ाया, बॉयल लॉ, तो अभी तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है क्योंकि आपको एक के लॉ पढ़े हैं, पता है ही फार्मूला यूज होगा। अभी इस चैप्टर में 5-6 लॉ हैं, जब सारे लॉ पढ़ लेंगे तो मिक्स न्यूमेरिकल आएगा, तब आपको अपने दिमाग से पता लगाना पड़ेगा कहाँ कौन सा लॉ लगेगा। आइए 10 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, क्यूब आ गया, लेंथ का क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम है ये, ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन अंडर 1 बार, ये प्रेशर है, मतलब जब इतना वॉल्यूम था, तो प्रेशर कितना था, 1 बार। इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। आर कंटेन्ड इन ए सिलेंडर विच हैज मूवेबल पिस्टन, ऐसे पिस्टन नहीं होता ऊपर नीचे करने वाला,
द पिस्टन इज मूव्ड इन अंटिल द सेम मास ऑफ द गैस ऑक्युपाइज 2 डेसीमीटर क्यूब। गैस का मास सेम है और 10 से उसको पिस्टन को मूव कर रहे हैं और 10 से घट के उसका वॉल्यूम क्या हो गया 2 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा तो दोनों देखो यहाँ भी वॉल्यूम का यूनिट यही है, यहाँ भी यही है, वॉल्यूम के यूनिट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो आपको उस यूनिट को लीटर में या मिलीलीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा लॉ पढ़े हो बताओ? बॉयल लॉ। लगाओ फार्मूला, बॉयल लॉ का फार्मूला क्या है? P1V1 बराबर P2V2। बताओ इनिशियल प्रेशर क्या है? 1 बार, 1 रख दिए, बार में रहने दो, इनटू फाइनल इनिशियल वॉल्यूम क्या है 10। बताओ फाइनल प्रेशर क्या है? पूछ रहा है फाइंड द प्रेशर इन द सिलेंडर, तो P2 पूछ रहा है। बताओ वॉल्यूम कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब। 2 पहले एक बार पर 10 डेसीमीटर क्यूब था, पूछ रहा है जब वॉल्यूम 10 से 2 घट के 2 हो गया तो बताओ प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर बताओ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। आंसर एक बार से लिखे आएगा क्योंकि वॉल्यूम 10 से 2 घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। और एक और बोला है सेम टेम्परेचर, मतलब ये हिंट का दे दिया है बच्चा, बॉयल लॉ लगा दो। तो बताओ P2 तो ये भैया ये सब कोई क्वेश्चन है? 5 बार, बार लिख देना क्योंकि प्रेशरवा जो है तो यहाँ पर बार में रखे हो, देखो 1 बार, तो फाइनल प्रेशर किसमें आएगा? बार में आएगा। देखे कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, लग गया। एक लाइन कल करना था 3 लाइन, अरे यार छोट छोट अगवाल एक लाइन लिखो तो पूरा एक लाइन में आ जाएगा। तो P2 आ गया आपका 5 बार। क्लियर हुआ? बार प्रेशर की यूनिट है जिसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपको लगाया जो आपका क्लियर हो गया। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अच्छा सुनो, मिसलिनियस न्यूमेरिकल ज्यादा लगाने हैं अभी। लॉ तो नॉर्मली लॉ कई लॉ है, पहले सब पढ़ लो, लेकिन एक एक दो लगवा दे रहा हूं ताकि आपको लॉ का फार्मूला कैसे यूज करना है ये पता चल जाए, ठीक है। सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसमें भी कुछ नया नहीं है भाई। जब एक एक छोटा सा फार्मूला पढ़े हो P1V1 बराबर P2V2 तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल भी उसी टाइप का सस्ता सा लोकल सा होगा। आइए देखिए आगे आएंगे बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 100 डेसीमीटर क्यूब एट 1 बार। वैसे लिख लो खट से, ये वॉल्यूम है तो V1 आपका हो गया 100 dm क्यूब और P1 आपका हो गया 1 बार एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही लिख लो T1 भी आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हम लोग बॉयल लॉ पढ़े तो अभी कहीं ना कहीं आगे हिंट मिल ही जाएगा, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 5 dm क्यूब, तो V2 हो गया 100 से घट के 5 dm क्यूब एट द सेम टेम्परेचर। मतलब T2 भी आपका वही है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर आपका क्या हो गया बच्चा? कांस्टेंट, सेम। सेम का मतलब कांस्टेंट। अच्छा, व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, मतलब P2 पूछ रहा है, P2 नहीं पूछ रहा है। अब फार्मूला लगाओ P1V1 बराबर P2V2, तो 100 इंटू 1 बराबर 5 इंटू P2। तो बताओ P2 क्या आ गया? 20 बार, बार में दिया है ना। ये आंसर नहीं है, कई बच्चे यहीं रुक जाते हैं, कहते हैं सर आंसर निकल गया। पूछ रहा है व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, मतलब पहले तो 1 बार था ही, कितना एक्स्ट्रा और अप्लाई किया गया? पहले 1 बार था, कितना एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया? तो एडिशनल प्रेशर बराबर घटा देंगे, फाइनल कितना था 20, एडिशनल प्रेशर बराबर 20, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे 1, तो 20 माइनस 1 बराबर 19 बार। तो ये आपका आंसर हो गया। कई लोग जल्दबाजी में यही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, पहले 1 था ही, कितना और अप्लाई किए? तो कितना 1 में अप्लाई करेंगे 20 हो जाए, तो 19 अप्लाई करेंगे, तो 19 बार इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही लोकल सोकल से न्यूमेरिकल है। आज का वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो गया है, मेरा इच्छा और है 2-3-4 न्यूमेरिकल लगवाने का, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आप लगाइएगा। आज जो थोड़ा सा टाइम ले लिया मेरा सेक्शन वो स्टार्टिंग वाला समझाने में, सॉलिड लिक्विड गैस, सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड, ठीक है। अभी इसी चैप्टर में टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल लगवाने के बाद लास्ट का एक जो वीडियो रहेगा उसी से खत्म करूंगा। किताबों में वो पहले दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ गैस के 3 पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। बॉयल ने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, चार्ल्स प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, और उस पर खूब न्यूमेरिकल लगाऊंगा, क्योंकि वहां आज का जो शुरू का 15 मिनट मेरा गया है वही सॉलिड लिक्विड गैस समझाने में, वो अगले वीडियो में नहीं समझाना है, वहां डायरेक्ट लॉ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसमें मैं कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल लगाऊंगा, और एक एक वीडियो में एक एक लॉ ही लेके आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, इसको तैयार करते रहिएगा। गुड लक।